नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। शुरुआत करते हैं दिल्ली की ओर से। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली सरकार और नगर निगम के सभी स्कूल रविवार को पहली बार संयुक्त अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की गई और इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे नगर निगम के द्वारा संचालित विद्यालयों को बदलने के लिए उनके द्वारा काम करेंगे। अधिकारियों के अनुसार बैठक दिल्ली के 1000 से अधिक सरकारी स्कूलों और 1500 से अधिक एमसीडी विद्यालयों में आयोजित की गई। केजरीवाल ने हिंदी में ट्वीट किया और आपको बता दें कि दिल्ली में आज एमसीडी दिल्ली सरकार के साथ विद्यालयों की एक मेगा पीटीसी हो रही है और जिस तरह से दिल्ली सरकार के विद्यालयों को सभी स्कूल शिक्षकों और अभिभावकों के साथ मिलकर बदला जा रहा है, ऐसे में एमसीडी के विद्यालयों को भी मिलकर बदलेंगे। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि 2015 में जब केजरीवाल सरकार बनी थी तब दिल्ली सरकार के विद्यालयों की स्थिति एमसीडी के विद्यालयों जैसी थी, लेकिन आतिशी के द्वारा कई स्कूलों का दौरा किया गया और वहां पर जायजा लिया गया। तो आपको बता दें कि दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार और नगर निगम के सभी स्कूलों को रविवार को पहली बार संयुक्त अभिभावक बैठक मीटिंग का आयोजन किया गया और इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे नगर निगम के द्वारा संचालित विद्यालयों को बदलने के लिए काम करेंगे। संचालित विद्यालयों को बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल के द्वारा दावा किया गया है कि जो भी स्कूल संचालित हो रहे हैं उनके कार्य जो हैं वो बदलेंगे, प्रगति उनके द्वारा की जाएगी। और वही अधिकारियों के अनुसार बैठक दिल्ली के 1000 से अधिक सरकारी स्कूलों में की गई और वही एमसीडी के 1500 से अधिक स्कूल में आयोजित की गई। और आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और उनके द्वारा कहा गया कि दिल्ली में आज एमसीडी और दिल्ली सरकार के विद्यालयों के साथ एक मेगा पीटीसी हो रही है और जिस तरह से दिल्ली सरकार के विद्यालयों की सभी स्कूल शिक्षक और अभिभावक के साथ मिलकर स्कूल में विकास किया जाएगा, बदला जाएगा, ऐसे में एमसीडी के विद्यालय को भी बदल देंगे। अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया है कि सरकारी स्कूल के साथ साथ एमसीडी के विद्यालयों को भी बदला जाएगा। दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि 2015 में जब केजरीवाल की सरकार बनी थी तब विद्यालयों की स्थिति एमसीडी के विद्यालयों जैसी थी और उसके बाद सरकारी विद्यालयों की स्थिति बदली गई और अब एमसीडी विद्यालयों की बारी है। और इसी दौरान आतिशी के द्वारा कई विद्यालयों का दौरा किया गया। तो आपको बता दें कि अब विद्यालयों को लेकर दिल्ली सरकार जो है अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। एमसीडी और सरकारी स्कूल की विद्यालयों की स्थिति पर बदलाव जो है दिल्ली सरकार चाहती है और लगातार शिक्षक, बच्चे और अभिभावकों से मिलने के लिए पीटीसी का आयोजन जो है वो आज किया जाएगा। मेगा आयोजन पीटीसी का होगा जिसमें हजारों स्कूल के अभिभावक, बच्चों के अभिभावक जो है पीटीसी मेगा में शामिल होंगे। और अरविंद केजरीवाल के द्वारा एक बात ये भी साफ कर दी गई कि अब दिल्ली के सरकारी स्कूल के साथ साथ एमसीडी के स्कूलों में भी परिवर्तन किया जाएगा। और उनके द्वारा एक बात और ये कही गई है कि 1000 सरकारी स्कूलों में और 1500 एमसीडी के विद्यालयों में जो ये बैठक आयोजित की गई और इसमें सरकारी स्कूल के साथ अब एक मेगा पीटीसी का आयोजन किया जाएगा और वहीं विद्यालयों को सभी स्कूल, बच्चे और अभिभावकों के साथ मिलकर बदला जाएगा। और ऐसे में एमसीडी के विद्यालय को भी मिलाकर सारी स्थिति जो है उसका जायजा लिया जाएगा और स्थिति को बदलने के लिए दिल्ली सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और इसी बीच दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के द्वारा कहा गया कि 2015 में दिल्ली की सरकार में अरविंद केजरीवाल आए तब सरकारी स्कूल के साथ एमसीडी में परिवर्तन करने की दौर शुरू हो गए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से अभिभावक और शिक्षक का पहली बार मेगा पीटीसी का आयोजन जो है दिल्ली सरकार कर रही है और वहां पर दिल्ली सरकार मेजबानी करने के लिए तैयार है।
देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के द्वारा पहले इस दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ठीक किया गया था, उनको बेहतर किया गया था और हम्म। अब कहीं न कहीं एमसीडी के स्कूलों को बेहतर करने की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। और कल जिस कहते हैं रविवार को जिस तरीके से पेरेंट्स मीटिंग की गई यानी कि पीटीसी करी गई, तो लगातार उसके अंदर भी कहीं न कहीं अभिभावकों की बात करें, टीचरों की बात करें, बच्चों की बात करें, लगातार कहीं न कहीं आपसी जो संपर्क था वो बनाने की कोशिश की गई। और दिल्ली की सरकार के 1000 स्कूलों के अंदर पीटीआई मीटिंग की गई और उसकी बात करें एमसीडी स्कूलों के अंदर 1500 एमसीडी स्कूलों के अंदर भी यही मीटिंग जो थी वो एक साथ की गई। यानी दिल्ली सरकार के स्कूलों और एमसीडी के स्कूलों के अंदर भी इसी तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है जो दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर अपनाई जाती थी। मगर यहाँ पर हम्म। बात करें 2015 की, उस समय की जो हालात थे एमसीडी स्कूल के अंदर, हम्म। वही हालात जो है वो अभी भी देखने को मिल रहे हैं। और यही चीज आतिशी के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट की गई। और यहाँ तक कि आतिशी के द्वारा ये भी कहा गया, जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अब एमसीडी की बारी है और एमसीडी के स्कूलों को बेहतर किया जाएगा। और परिजन जो है वो भी यही चाहते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को जिस तरीके से बेहतर किया गया है, अब हम्म। एमसीडी के स्कूलों को भी बेहतर किया जाए ताकि उनके बच्चों को जो अच्छी शिक्षा जो है वो मिलती हुई नजर आए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों को बेहतर किया गया, यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर पहले बच्चे जो थे वो कहीं ना कहीं पढ़ना चाहते थे और कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो थे कहीं ना कहीं महंगी महंगी फीस देकर ही बच्चों को पढ़ाना पसंद करते थे और सरकारी स्कूलों के अंदर सुविधा नहीं मिल पाती थी। मगर अब सरकारी स्कूलों के अंदर जैसे जैसे सुविधा मिली है तो हम्म। बच्चे प्राइवेट स्कूलों से हटकर कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों के अंदर आ रहे हैं और अब यही प्रक्रिया जो है वो एमसीडी स्कूलों के अंदर अपनाई जाएगी। हम्म। एमसीडी स्कूलों की बात करें तो एमसीडी स्कूलों के अंदर शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल, आतिशी ने बिल्कुल जायजा लिया। काफी सारे ऐसे स्कूल थे जिनकी इमारतें खराब थी या छत नहीं थी या फिर क्या है, बच्चों के बैठने के जो बेंचेज होते हैं, टेबलें होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं टूटी फूटी हालत में थे, उनको भी बेहतर किया जाएगा। और बच्चों के जो एमसीडी स्कूलों के जो टीचर है उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो पहले ही दिल्ली सरकार के द्वारा फ्लैनें भेजने की प्रक्रिया थी। शायद इसी तरीके से अब एमसीडी के स्कूलों के टीचरों को भी कहीं ना कहीं बेहतर पढ़ाने के जो तरीका है वो बदलाव किया जाएगा। और एमसीडी के स्कूलों को बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो अब कदम उठाती हुई नजर आ रही है। जी जी राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि दिल्ली सरकार अब एमसीडी के स्कूलों पर नजर बनाए हुए हैं। अगर बात कर ले 2015 से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सत्ता है, लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए एमसीडी के स्कूल अब अरविंद केजरीवाल को याद आ रहा है। 2015 से अभी तक 2023 तक अरविंद केजरीवाल को नगर निगम के स्कूलों की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आए और स्कूल एमसीडी के बदलाव का, परिवर्तन का दौर जो है दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया। देखिए, यहाँ पर बात करें एमसीडी के स्कूलों की, तो एमसीडी की स्कूलों की दिल्ली सरकार को सुध क्यों नहीं आई, उसका कारण है क्योंकि निगम के अंदर दिल्ली सरकार नहीं है। यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो निगम के अंदर नहीं है और अभी तक भाजपा की सरकार रही थी। यानी कि भाजपा के द्वारा अभी तक निगम के जो स्कूल थे उनको बेहतर बिल्कुल भी नहीं किया गया था। इस तरीके का आरोप जो है वो पहले भी लगाए गए हैं। और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से आतिशी के द्वारा कहा गया कि स्कूलों का जायजा लिया निगम के स्कूलों का, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं स्कूलों की हालत जो थी वो पहले जैसी थी। यानी 2015 से पहले की जो हालात थे वही हालात जो है वो अभी भी निगम स्कूलों के बने हुए हैं। और यहाँ तक कि स्कूलों को बेहतर करने के लिए अब दिल्ली सरकार जो है प्रयास करती है, क्योंकि निगम के अंदर अब आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है, मेयर उनके बन चुके हैं, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं निगम के जो कहते हैं स्कूल है उनको बदलाव करने की बारी है। अब देखना होगा दिल्ली सरकार जो है निगम के स्कूलों को किस तरीके से बदलाव कर पाती है। क्या जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बेहतर किया गया, क्या उसी तरीके से प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और यहां तक कि अभी कुछ दिनों को पहले ही कहीं ना कहीं शिकायतें भी आ रही थी प्राइवेट स्कूलों को लेकर, जो मनमानी कर रहे थे स्कूलों को फीस को लेकर, कह सकते हैं यूनिफॉर्म को लेकर, किताबों को लेकर। क्या दिल्ली सरकार के द्वारा इन निगम के स्कूलों के अंदर भी इसी तरीके के बदलाव जो है वो किए जाएंगे और दिल्ली के जो एमसीडी के स्कूल है उनके अंदर फ्री कह सकते हैं क्या यूनिफॉर्म मिलेगी या फिर डिक्शनरी मिलेगी, किताबें फ्री मिलेंगी, इस तरीके की जानकारी जो है वो आने वाले समय के अंदर ही दिल्ली सरकार के द्वारा मिलती हुई नजर आएगी। जी राजीव, जिस तरीके से एमसीडी में दिल्ली सरकार का कब्जा है, या कहें आम आदमी पार्टी का कब्जा है, तो कहीं ना कहीं जब बीजेपी की अगर हम बात करें, एमसीडी में जब बीजेपी थी तो आम आदमी पार्टी लगातार करती थी कि शिक्षा नीति जो है हमारी अपनाई है, हमारी सरकारी स्कूल को जिस तरीके से हमने बदला है वही आप एमसीडी में अपनाइए। तो लेकिन जैसे ही सरकार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की बनती है और आम आदमी पार्टी के द्वारा यही एजेंडा हमेशा से अपनाया गया कि दिल्ली सरकार शिक्षा नीति को लेकर उनकी पहचान है, लेकिन अब जो है उनकी शुरुआत हो चुकी है, तो क्या ये इम्पैक्ट चुनाव में भी पड़ने वाला है?
देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी, जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार की बात करें, यानी कि आम आदमी पार्टी की बात करें, तो लगातार शिक्षा को लेकर बड़े बदलाव के बारे में कहीं न कहीं जनता को जागरूक करने की कोशिश की जाती है और यहाँ तक कि हुँ, शिक्षा मॉडल को ही कहीं न कहीं जनता के सामने रखा जाता है। यहाँ पर बात करें लगातार कहीं न कहीं और चुनावों की, क्योंकि पंजाब के अंदर भी यही मुद्दे लेकर ये आम आदमी पार्टी जो थी, वो पंजाब के अंदर भी उतरी थी और यहाँ तक कि दिल्ली की शिक्षा मॉडल की बात करें, दिल्ली की फ्री बिजली की बात करें, इस तरीके की तमाम सुविधाओं को भी चुनाव के दौरान पंजाब में भी रखा गया था और जगहों पर भी रखा गया था। गुजरात के अंदर भी इसी तरीके की कहते हैं चुनाव प्रचार के अंदर भी कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने इसी तरीके की जानकारी दी थी। जी। मगर अब कहीं न कहीं जिस तरीके से निगम की बात करें, तो निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। मेयर उनके बन चुके हैं और हुँ, लगातार कहीं न कहीं उनके पास बहुमत भी है। तो साफ ज़ाहिर है कहीं न कहीं अब निगम के स्कूलों को बेहतर करने की बात की जा रही है। मगर कहीं न कहीं जो आम आदमी पार्टी की जो एजेंडा है, वो कहीं न कहीं चुनाव के मद्देनज़र है, क्योंकि जैसे ही चुनाव अब नज़दीक आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं लगातार घोषणाएँ की जा रही है कि दिल्ली के एमसीडी के स्कूलों को बदला जाएगा। हुँ, एमसीडी विभाग को कहीं न कहीं बेहतर किया जाएगा, हुँ, भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। मगर अभी तक जो 2014 से लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है, मगर अभी तक भी पूर्ण तरीके से, यानी कि भ्रष्टाचार है वो खत्म नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लगातार कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो कोशिश ज़रूर करती है, मगर अभी भी काफ़ी दिल्ली सरकार के ऐसे स्कूल हैं जिनके अंदर भी कहीं न कहीं अभी भी भ्रष्टाचार किया जाता है, मगर उनके द्वारा भी कहीं न कहीं बच्चों को परेशान किया जाता है, फीस की वृद्धि को लेकर, यूनिफ़ॉर्म को लेकर और यहाँ तक कि कुछ प्राइवेट दुकानें जो होती हैं, उनके द्वारा कहीं न कहीं डिक्शनरी बेचने की बात की जाती है। इस हुँ, तरीके की तमाम जानकारी जो है दिल्ली सरकार के पास आती रहती है, मगर अभी भी दिल्ली सरकार जो है इसके अंदर बदलाव करती हुई नज़र आ रही है। मगर अब देखना होगा निगम के स्कूलों को किस तरीके से बदला जाएगा, क्या वाक़ई में ही निगम के इस 2015 से पहले की जो स्थिति थी या फिर क्या 2022 से पहले की जो भाजपा के द्वारा स्थिति बनाई गई थी निगम के स्कूलों के अंदर, क्या हुँ, वही स्थिति को बदला जाएगा? किस तरीके से बदला जाएगा? और अभिभावकों की जो पेरेंट्स मीटिंग हुई, उसके अंदर भी कहीं न कहीं पेरेंट्स यही चाहते थे कि दिल्ली के एमसीडी के स्कूलों को बेहतर किया जाए, ताकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के स्कूलों को बेहतर किया गया है, हुँ, एमसीडी के स्कूलों को भी बेहतर किया जाए, ताकि एमसीडी के द्वारा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका हुँ, भी भविष्य जो है वो कहीं न कहीं उज्जवल होता हुआ नज़र आया। मगर अब देखना होगा, क्या वाक़ई में ही एमसीडी के अंदर बदलाव किया जाएगा, एमसीडी के स्कूलों को बदला जाएगा? मगर एमसीडी के साथ-साथ दिल्ली सरकार के जो एमसीडी स्कूल होंगे, उनके साथ-साथ कहीं न कहीं जो एमसीडी के अस्पताल होंगे, उनके भी बदलने की बात की जा रही है। हुँ। कैसे और भी जगह कैसे मोहल्ला क्लिनिक है या फिर रोड जो बनाए गए जो एमसीडी के अंदर आते हैं, उनके अंदर भी कहीं न कहीं बदलाव करने की बात की जा रही है। मगर देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली सरकार कितने बदलाव जो है, वो एमसीडी के अंदर कर पाती है। जी। जी राजीव, जिस तरीके से दिल्ली सरकार का फोकस हमेशा से शिक्षा पे रहा है, जिस तरीके से सरकारी स्कूल में बदलाव देखे गए, अब एमसीडी पे फोकस उनका बना रहा है और आतिशी जो है शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा स्कूलों का जायजा लिया जा रहा है और ये दौर भी लगातार जारी है। तो ऐसे कितने स्कूल हैं जिन्हें चिन्हित किया गया, जिनके भवन जो है वो जर्जर हालत में है या व्यवस्था उनकी ठीक नहीं है? देखिए, यहाँ पर बात करें एमसीडी के स्कूलों की, तो दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री जो है आतिशी, उनके द्वारा कहीं न कहीं जायज़ा ज़रूर लिया गया। मगर उन्होंने ये जानकारी नहीं दी कि कितने स्कूलों के अंदर उन्होंने जायज़ा लिया, कितने स्कूलों की जो भवन है या फिर इमारतें हैं, वो खराब है, छत कितनी खराब है या फिर क्या है स्कूलों के अंदर बेंचेज़ है कि नहीं है, कितने स्कूलों के अंदर जायज़ा लिया गया है, ये हुँ, तमाम जानकारी जो है वो अभी तक नहीं दी गई है। दूसरा यहाँ पर ये ज़रूर कहा गया है कि काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं, उनकी इमारतों को दोबारा से बनाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ तक कि हुँ, जो ब्लैक बोर्ड है, बेंचेज़ हैं, उनको भी नए सिरे से लाया जाएगा। मगर खास तौर पर एक चीज़ और गौर करने वाली बात होगी, दिल्ली सरकार के द्वारा जितने भी सरकारी स्कूलों को कहीं न कहीं बदला गया है या फिर उनके अंदर शिक्षा बदलाव किए गए हैं, उनके बाद भी कहीं न कहीं दिल्ली सरकार जो है वो सेंट्रल दिल्ली या फिर क्या है नई दिल्ली के अंदर ही हुँ, ज़्यादा चेकिंग करती हुई नज़र आती है। मगर जो इसके बाद के जो इलाके हैं, आउटर दिल्ली की बात करें या फिर क्या है कहते हैं और इलाकों की बात करें और ये लगातार कहीं न कहीं ये नॉर्थ दिल्ली की बात करें, यहाँ पर भी जो दिल्ली सरकार के जो शिक्षा मंत्री है, उनको भी कहीं न कहीं जायज़ा लेना चाहिए कि वाक़ई में ही उन स्कूलों की हालत भी जो है, वो अच्छी है कि नहीं है या फिर पेरेंट्स जो है, वो किस तरीके से उनसे उम्मीद करते हैं। इस तरीके की जानकारी जो है, वो और ज़्यादा लेनी चाहिए ताकि बदलाव जो है, वो और ज़्यादा होता हुआ नज़र आए। मगर यहाँ पर बात करें एमसीडी स्कूलों की, एमसीडी स्कूलों को कितना बदल पाएगी दिल्ली सरकार, ये ज़रूर देखना होगा। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार जिस तरीके से शिक्षा मॉडल को लेकर लगातार जनता की करती है, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है
जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बदला गया है, एमसीडी के स्कूलों को भी बदला जाएगा। मगर यहाँ तक तो ठीक है बिल्कुल कि यहाँ दिल्ली सरकार के द्वारा स्कूलों को बदला गया है, स्कूलों के अंदर बेहतर पढ़ाई की शिक्षा जो है बदली गई है। एमसीडी के स्कूलों को कितना बदल पाएंगे, और जो भाजपा अब कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर है, क्या वो उनके ऊपर कितने आरोप लगाएगी और कितनी उसके अंदर सच्चाई है, और कितने स्कूलों को बेहतर भाजपा के द्वारा सही किया गया था, ये तमाम जानकारी जो है वो आने वाले समय के अंदर ही मिल पाएगी। मगर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वैसे वैसे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बड़ी घोषणाएं देखने को मिल रही है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर हो, अस्पतालों को लेकर हो, या फिर क्या एमसीडी के स्कूलों को लेकर हो। तमाम घोषणाएं जो है वो लगातार की जा रही है, मगर आने वाले समय के अंदर ही स्पष्ट हो पाएगा जनता आम आदमी पार्टी के कार्य से कितना संतुष्ट है। जी जी राजीव तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी पूरा दम झोंकने जा रही है। आपको बता दें, बीजेपी के प्रचार अभियान के तीखे तेवर देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कई जगह पर दौरा है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी और गोरखपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह करीब 11 बजे मुरादाबाद के रामलीला मैदान में, दोपहर 1:25 पर प्रतापगढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:35 पर जौनपुर के बीआरपी इंटर कॉलेज और शाम 4 बजे वाराणसी के शिवपुर क्षेत्र स्थित मिनी स्टेडियम में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद शाम 5:55 पर गोरखपुर के टाउन हॉल में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और इसी बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को हरदोई, सीतापुर, कुशीपुर और गाजीपुर में आयोजित जनसभाओं के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन में जुड़ गए हैं। और वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक फतेहपुर और बरेली के में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो वही आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सोमवार को आज मुरादाबाद के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर में बिजनौर की धामपुर नगरपालिका परिषद चुनाव को संचालित करने के साथ बैठक करेंगे और शाम को नगरपालिका परिषद और बिजनौर चुनाव संचालन समिति के साथ बैठक करेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान लखनऊ से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और तमाम पार्टियां जो है कमर कसती हुई नजर आ रही है, और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो अब जो है चुनाव रथ सीएम योगी का लगातार जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, धुआंधार प्रचार जो है भारतीय जनता पार्टी का वो बदस्तूर जारी है और तमाम मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा बता दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारकर, और ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से नगर निकाय चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी, यानी कह सकते हैं बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुखिया होने के नाते तमाम जिम्मेदारी है, और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव को देखते हुए कई जिलों में आज वो चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का काम करेंगे। लगभग सुबह 10 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद के लिए रवाना होंगे और मौसी एयरपोर्ट से सबसे पहले वो मुरादाबाद पहुंचेंगे, जहां रामलीला मैदान में वो जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। तो वहीं प्रतापगढ़ लगभग 1:30 बजे जाएंगे, जो कि ये कहा जा सकता है कि वहां पर जनसत्ता दल की वहां पर राजा भैया की कहीं ना कहीं बैठ है, और वहीं पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चुनावी जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। और प्रतापगढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज है जहां पर वो आज जनसभा को संबोधित करने के, उसके बाद वो जौनपुर जाएंगे और जौनपुर में लगभग 2:35 पर जनसभा बीआरपी इंटर कॉलेज है, वहां पर वो जौनपुर में जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। साथ ही साथ 4 बजे उसके बाद वो बनारस के लिए रवाना हो जाएंगे, और बनारस में 4 बजे मिनी स्टेडियम है, वहां पर चुनावी जनसभा को रखा गया है, जिसमें कहा जा सकता है कि शाम
4 बजे के बाद वो जनसभा को संबोधित करने के बाद लगभग जनसभा टाउन हॉल में भी रखी गई है, वहां पर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ चुनावी संपत्तियां हैं उनके साथ कहीं ना कहीं बैठक करने का काम करेंगे और पूरी रणनीति पूरी तरह से तैयार की जाएगी और चुनावी जनसभा के लिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते निकाय चुनाव में धुआंधार वो जनसभाओं को संबोधित करने का काम करें, तो कर्नाटक में भी कहीं ना कहीं चुनावी जनसभा को देखते हुए स्टार प्रचारक में लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है। और इसी के चलते मुख्यमंत्री लगातार ये कहा सकता है कि निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंके हुए हैं और मुख्यमंत्री ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो सभी की एक अलग अलग जिम्मेदारी की, डिप्टी सीएम हो, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि निकाय चुनाव जीतना वो लगातार उसमें कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बीते दिन कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ के जनसभाएं थी, रोड शो था और ये धुआंधार रोड शो जो है लगातार कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का देखने को मिल रहा है और आज भी कई जिलों में योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होंगी और रोड शो होगा। तो जनसभाओं में योगी आदित्यनाथ के ऐसे कौन से मंत्र होंगे जिससे वो जनता को लुभा सकते हैं? देखिए, हाल में ही सहारनपुर की बात की जाए, चाहे अन्य जनसभाओं की बात की जाए, तो माफियाओं पर शिकंजा कसना एक बड़ा मुद्दा है और ये कहा सकता है कि अपराध को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में वापसी की है। अतीक अहमद हो, चाहे उसके बेटे के एनकाउंटर की बात की जाए, चाहे वो मुख्तार अंसारी पर सजा सुनाई का मामला हो, उन सब पर कहीं ना कहीं एक मुद्दा को बनाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मन से कहीं ना कहीं आह्वान करते हैं और एक बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले अपराध हुआ करता था 17 से पहले फिरौती मांगी जाती थी। आज उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं, पुलिस का राज है और पुलिस कहीं ना कहीं उन सब से निपटने के लिए काफी है। और ये कहा सकता है जीरो टॉलरेंस की नीति, अपराध पर शिकंजा कसना, अपराधियों पर शिकंजा कसना एक बड़ा मुद्दा कहा जा सकता है कि बीजेपी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति का वो बखान कहीं ना कहीं मन से करते नजर आते हैं। बहन बेटियों की सुरक्षा की बात की जाए तो बहन बेटियों की सुरक्षा की भी बात करते हैं कि पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, कभी भी देर रात आ नहीं सकती थी, जा नहीं सकती थी। आज बेटियां कहीं भी जा सकती हैं, किसी भी जिले में बेधड़क कभी भी बस से या यात्रा करके आसानी से जा सकते हैं। अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम किया गया है। चिकित्सा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, उन सबको मुद्दा बनाकर आधार पर मन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं आह्वान करते हुए नजर आते हैं। तो अपने प्रत्याशी के समर्थन में वो लगातार कहते हैं कि उसको जिताने का काम किया जाए। जो भी प्रत्याशी जिसके समर्थन में वो मंच पर जाते हैं तो जाहिर सी बात को जिताने की बात करते हैं। तो कहीं विपक्ष भी लगातार कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में जुट चुका है। अखिलेश यादव ने कल भी जनसभा को संबोधित करने के काम किया था और ये कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टी, पक्ष हो विपक्ष हो, सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से मैदान में आ चुकी हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से अभी आपने एक जिक्र किया कि फिरौती मांगी जाती है, पिछली सरकार में फिरौती मांगी जाती थी, लेकिन मुझे उसको देखते हुए एक बयान याद आ रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा बीते दिनों एक बयान जारी किया था और उनके द्वारा कहा गया था कि पिछली सरकारों में फिरौती मांगी जाती थी, लेकिन अब की सरकार जो है वहां पर अब गंगा जल मांगा जाता है, यह पवित्र नगरी अब कही जाती है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी और जाहिर सी बात है कि तमाम मंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर हमलावर नजर आते हैं और इस बात को कहते हैं कि समाजवादी सरकार में लगातार जो अपराधी थे वो खुलेआम घूम रहे थे और अपराधी कहीं ना कहीं नकेल कसने का काम किया। अपराध लगातार चरम पर था। भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं बीजेपी की सरकार आने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में अब फिरौती नहीं, गंगा जल मांगा जाता है। पवित्र नगरी कहीं न कहीं जाती है। गंगा हो, तमाम नदियों को साफ करने का काम किया जा रहा है और आपराधिक तख्तियों को लेकर कहीं न कहीं अब थाने में आता है, अपराध करता है और क्षमा मांगता है कि एनकाउंटर ना किया जाए। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मन से विपक्ष को घेरते नजर आते हैं और ये कहा जा सकता है कि विपक्ष भी लगातार हमलावर होता है, लेकिन दोनों ही पक्ष और विपक्ष की दोनों की राजनीति कहा जा सकती है कि बयानों के आधार पर ही राजनीति चलती है और जाहिर सी बात है कि एक दूसरे पर हमलावर दोनों ही नजर आते हैं और बीजेपी जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मन से विपक्षियों पर बरसते नजर आते हैं, तो वहीं विपक्ष भी अपनी बात रखने के लिए लगातार चुनावी विघ्न में रहता है। जी जितेंद्र चौहान, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 100वें मन की बात कार्यक्रम का आयोजन उनके द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन उनके द्वारा किया गया और अलग अलग पार्टियों की अगर बात करें तो चाहे कांग्रेस की हो चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम को लेकर रोष प्रकट किया गया। तो चंडीगढ़ सेक्टर 22 में आम आदमी पार्टी के काउंसलर, आपको बता दें, कम्युनिटी सेंटर में ताला लगाने पहुंच गए ताकि मन की बात कार्यक्रम का आयोजन ना हो पाए। और अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने चंडीगढ़ सेक्टर 35 में भारी मात्रा में वहां पर कार्यकर्ता इकट्ठे कर लिए और चंडीगढ़ कांग्रेस भवन में मोदी सरकार के झूठे वादे और भारत चलाने के लिए उनकी पूर्ण विफलता को आम जन के सामने लाने के लिए सच्चाई की बात कार्यक्रम का आयोजन किया। कांग्रेस ने अपना यह पोल खोल कार्यक्रम का जो आयोजन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम की कड़ी के समानांतर चलाया, जो पिछले 9 सालों से हर महीने देश की जनता पर थोपा जा रहा है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड जो है बीते दिन प्रसारित हुआ और इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिला और जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और काफी सुनने के लिए लोग उत्साहित रहे। और लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में रोष जो है लगातार देखने को मिला। चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने रोष प्रदर्शन किया और लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया और इसी बीच कांग्रेस के द्वारा कई कार्यकर्ता उनके द्वारा इकट्ठे किए गए और मोदी सरकार की विफलताओं को गिनाने के लिए वहां पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मन की बात कार्यक्रम के दौरान ही कांग्रेस ने भी एक राजनीति यहां पर देखने को मिली। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड जो है प्रसारित हो गया, लेकिन अब इस कार्यक्रम में भी राजनीतिक मोड़ देखने को मिला। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार मोदी सरकार की विफलताओं को गिनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करती हुई दिखाई दी। जी बिल्कुल, अगर कल की बात की जाए तो कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है 100वां मन की बात का जो था कार्यक्रम था। वहीं अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जो है मन की बात के कार्यक्रम को सुनने के लिए काफी अपने कार्यकर्ता इकट्ठे किए। अगर चंडीगढ़ सेक्टर 22 की बात की जाए तो जो एरिया काउंसलर हैं वो जो है आम आदमी पार्टी के जो बताए जाते वहाँ के हैं और आम आदमी पार्टी के जो एमसी हैं उन्होंने जो है जो कम्युनिटी सेंटर जिस जगह पर वो कार्यक्रम हो रहा था वहां पर जो है उन्होंने ताला लगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने जो है उन्हें जो है वहां से ले गई, उनकी जो है अरेस्ट डाल ली और बाद में उनको जो है जब कार्यक्रम खत्म हो गया उसके बाद छोड़ दिया गया। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी जो है मन की बात को लेकर विरोध किया और जिस तरह से जंतर मंतर पर जो है पिछले लंबे अरसे से जो है 3 बेटियां बैठी हैं उनको लेकर भी कहा कि देश की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने उनकी बात नहीं की थी। जी अमित, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो मन की बात कार्यक्रम को लेकर विरोध जता रही थी, तो कहीं ना कहीं ये अगर जालंधर चुनाव की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ये डर है कि बीजेपी से कहीं ना कहीं भारी मात्रा में जो है हारने के लिए लगातार उनकी कोशिशें लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में खौफ नजर आ रहा था। जी बिल्कुल, जालंधर में जो है जिस तरह से उपचुनाव चल रहे हैं और वहां पर सभी पार्टियां जो हैं मैदान में उतर चुकी हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, चाहे अकाली दल की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे बीजेपी की बात की जाए, सभी जो पार्टियां हैं अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए जो है मैदान में उतर चुकी हैं। हालांकि 10 तारीख को वोटिंग होनी है, देखना है उसमें कि जनता ने जो है जिस तरह से अपना मन बनाया हुआ है किसको जिताते हैं और जल्दी जो है इसके 12 या 14 को जिस तरह से नतीजे आने हैं तो जल्दी इसके नतीजे आ जाएंगे और फिर जो लोगों के जो अपना मन की उन्होंने जो लोगों के जो मन की बात है वो सामने आ जाएगी। जी अमित, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के द्वारा पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और सबसे बड़ी बात यह थी कि मन की बात कार्यक्रम का जो प्रसारण था उसी दौरान उसी समानांतर कांग्रेस के द्वारा भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये अगर व्यवस्था की अगर हम बात करें तो वहां पर कैसे व्यवस्था थी और पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या एक्शन इसमें लिए गए थे? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात का कार्यक्रम रखा था। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने जो है जन का जो है बात का जो प्रोग्राम रखा कि आम लोगों की जो राय क्या है, आम लोग क्या चाहते हैं। पिछले लंबे अरसे से जो है कांग्रेस जो है
बीजेपी को घेरती दिख रही है, क्योंकि दोनों में जो है बड़ी पार्टी जो है, जिस तरह से अगर राहुल गांधी की बात की जाए, जिस तरह हाथ जोड़ आंदोलन चलाया गया, तो इस तरह से जो है बार बार जो है कांग्रेस को घेरने की कांग्रेस जो है बीजेपी को घेरती हुई दिख रही है, क्योंकि 2024 में जिस तरह से चुनाव है तो उसको लेके जो है एक जो है पार्टी जो है अब तेज हो चुकी है, चाहे कांग्रेस की बात की जाए चाहे बीजेपी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं अब आपस में जो है टकराव जो है और अक्सर जो है घेर तो कांग्रेस बीजेपी को रही है लंबे अरसे से। जी अमित, जिस तरीके से मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा ये भी बयान जारी किए गए थे कि मन की बात कार्यक्रम सिर्फ मन की बात कार्यक्रम नहीं है, जन की बात कार्यक्रम है, जनता के हित की बात का कार्यक्रम है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके द्वारा लगातार ये कहते हैं कि मोदी सरकार का ये जो मन की बात कार्यक्रम है वो जनता के ऊपर थोपा जाता है। बिल्कुल, तो अगर आम आदमी की पार्टी की बात की जाए चाहे कांग्रेस की बात की जाए, अक्सर जब भी मन के बात का कार्यक्रम होता है तो उसके बाद जो है कांग्रेस जो है यही बार बार लांछन लगाती है और यही बार बार बातें या टिप्पणी जो है सामने आती हैं, चाहे कोई भी विपक्ष की पार्टी हो, कि जो ये जो मन की बात का कार्यक्रम है ये मोदी सरकार द्वारा जो है अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है आम लोगों को जो है सौंपा जाता है कि आप सुने यहाँ से। अमित, जिस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा था और कांग्रेस के द्वारा लगातार इकट्ठा कर रहे थे कार्यकर्ताओं के द्वारा, और इसी बीच पुलिस के द्वारा कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया था। बिल्कुल, कल अगर मैं आम आदमी पार्टी के जो एमपी हैं सेक्टर 22 के, उन्हें भी जो है हिरासत में लिया गया। अगर कोई कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के जो थे कुछ कार्यकर्ता थे जो वहां पर पहुंचे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। और अगर इसमें जो है देखने को है कि जिस तरह से जो मन की बात था उसमें खंडन ना आए, किसी तरह का कोई भी शरारती तत्व जो है कोई उसको उस पे जो है वो ना बुझा सके, तो इसीलिए जो है पुलिस ने जो है बड़ा एक्शन लिया और उन्हें जो है हिरासत में लिया। अमित, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी लगातार घमासान देखने को मिला है, एक राजनीतिक मोड़ जो है ये मन की बात कार्यक्रम में देखने को मिल गया है। लेकिन अगर हम बात करें उपचुनाव की, जालंधर उपचुनाव की, तो कहीं ना कहीं ये जो मोड़ है उस पर क्या इम्पेक्ट कर पाएगा? हालांकि लोगों ने, अगर उपचुनाव की बात करते हैं तो लोगों ने अपना मन बना रखा है। अगर हम जालंधर उपचुनाव की बात की जाए तो वहां पे जो है लोगों ने अपना मन बना रखा है किसको जिताना और किसको नहीं। हालांकि लोगों की अगर मन की बात है तो वो जो है करीब जो है 10 अगर बात की जाए 10 मई को, तो 10 मई को जो है सामने आई जाएगी। और जिस तरह से 13 या 14 को जिस तरह से इसका रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल लोगों के मन की बात जो है सामने आ जाएगी कि लोगों ने जो है अपना मन जो है बनाया हुआ है। उन्होंने अपना नेता जो है पहले से ही पता है उन्हें कि उन्होंने कौन सा जो है उन्होंने चुनना है। जी अमित सेठी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी साझा करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब रुक करेंगे पंजाब की ओर। पंजाब के लुधियाना में गैस लीक घटना को लेकर नोटिस किए गए विशेष डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने पूरी स्थिति का जायजा लिया और इलाके का दौरा किया। विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला के साथ डिप्टी कमिश्नर लुधियाना सुरभि मलिक, पुलिस कमिश्नर लुधियाना मनदीप सिंह सिद्धू और नगर निगम कमिश्नर शीना अग्रवाल भी उनके साथ मौजूद रही। विशेष डीजीपी ने पुलिस और जिला प्रशासन के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की और घटना को दिल दहला देने वाली घटना और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उनके द्वारा कहा गया कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई और दोषी की खोज लगातार जारी है। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि कई अधिकारियों को भी हिरासत में लिया गया है, लेकिन मामले की गहनता से जांच जारी है और शहर में अमन और चैन बनाने के लिए उनके द्वारा अपील की गई है और वही कानून व्यवस्था को हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा, ये भी लोगों से कहा गया। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से लुधियाना के गैस लीक मामले में ये जो दुर्घटना हुई थी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी और उसको लेकर विशेष डीजीपी ने स्थिति का औचक निरीक्षण किया, दौरा किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। जी बिल्कुल, बता दें कि कल सुबह 7:40 लुधियाना के गया पूरा इलाके में गैस की थोड़ी जो है सामने आते हैं, तो जिसके
जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एनडीआरएफ की टीम जो है वहाँ पहुंचती है और लगातार जो देखा जाए लोगों को गैस चढ़ती है। आधे कुछ लोग जो है मृतक भी पाए जाते हैं, 10 से 15 लोग जो है मृतक हो जाते हैं और कुछ लोग इस तरह से गंभीर जो है वो होते हुए नजर आते हैं, जिनको हॉस्पिटल में जरूरी इलाज के लिए पहुंचा दिया जाता है। तो इसके चलते नोटिस लेते हुए जो है विशेष डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी पहले तो कानून व्यवस्था को लेकर जो ये कहते हुए नजर आए हैं कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहे, पूरा संज्ञान लेते हुए पूरा विभाग का दौरा उनके साथ दिखती। जी संदीप, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। आपको बता दें, येलो अलर्ट के बीच रविवार को प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई और इसके अलावा प्रदेश की पहाड़ियों में भी इंद्रदेव खूब बरसे। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सोमवार को 2 दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा और वहीं जिसमें 1 और 2 मई को भारी बारिश, ओलावृष्टि और हवा चलने की संभावना उनके द्वारा जताई गई। मौसम विभाग ने राज्य के कई लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा और मैदानी, निचली और मध्यम पहाड़ियों पर बारिश, गर्जन और आसमानी बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना के चलते संबंधित विभागों के द्वारा जारी सलाह और दिशा निर्देश का पालन करने के लिए उनके द्वारा आग्रह किया गया। रविवार को ऊना में अधिकतम 34.3 और केलांग में न्यूनतम तापमान 3 आपको बता दें कि केलांग में 3.2 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान दर्ज किया गया। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल से जुड़ गई है टीना ठाकुर। टीना जी, जिस तरीके से हिमाचल में येलो अलर्ट जारी किया गया था उसके बाद भी इंद्रदेव जो है काफी बरसे और ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आज और कल के लिए भी यहाँ पे पिछले कल रविवार को येलो अलर्ट जारी किया गया था, जबकि आज और कल के लिए, अगले कल के लिए यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और काफी निर्देश यहाँ पे विभागों की तरफ से भी अलग अलग दिए गए हैं। मौसम विभाग ने भी राज्य के लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। उसके अलावा अगर बात करें, जिस तरह बात करें कि बारिश व ओलावृष्टि का जिस तरह दौर यहाँ पे जारी है, उससे जो किसान है, जो बागवान है, उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मई शुरू हो चुका है लेकिन प्रदेश में उनको कैसे लग रहा है कि जनवरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है और ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर अभी थमने नहीं वाला है। और अगर मौसम विभाग की माने तो 5 मई तक प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि यानी ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है और 1 से 3 मई तक भारी बारिश और ओलावृष्टि होगी और इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और येलो अलर्ट के बीच अगर पिछले कल की बात करें, यहाँ पे भारी ओलावृष्टि शिमला के अंदर हुई है। कुल्लू, चंबा की अगर बात करें, वहाँ पे भी काफी जो भारी ओलावृष्टि है वो हुई है और बागवानों को काफी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। और मटर की जो फसल थी वो प्रभावित हुई है। निचले क्षेत्रों में गेहूं और सब्जियों की जो फसलें हैं वो प्रभावित हुई है और इसी तरह से मौसम में क्योंकि तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है, ऐसे में जो फ्लावरिंग के लिए जो सही समय और सही जो तापमान चाहिए होता है वो नहीं मिल पा रहा है, तो उससे भी जो बागवान है उनको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो सेब की फसल है वो जो बम्पर फसल हिमाचल से होती थी वैसी होने की उम्मीद कम जताई जा रही है। जी टीना ठाकुर जी, जिस तरीके से आपने बताया कि किसानों को तो नुकसान हो ही रहा है लेकिन बागवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये भी अनुमान जताया जा सकता है कि इस बार जो है सेबों की कमी भी शायद ये बारिश की वजह से देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं बागवानों के चेहरे जो है वो खिलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब बारिश के बाद कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर मायूसी भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि ये जो मौसम होता है, अभी फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग प्रभावित हुई है। उसके अलावा ओलावृष्टि जो जिस तरह से हो रही है, कोटखाई में बहुत ज्यादा हुई है, मैरकंडा हुई है, शिमला में हुई है और अलग अलग जैसे कुल्लू है, चंबा है, सिरमौर है, इन क्षेत्रों में जो फसलें हैं उनको नुकसान हुआ है। मटर की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है और उसके अलावा क्योंकि बागवानों को जो ये अभी जो तापमान चाहिए था फ्लावरिंग के लिए, गर्म तापमान की जरूरत होती है, वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में
अनदेखा यही जताया जा रहा है कि जिस तरह बम्पर फसल की उम्मीद किसान और बागवान लगा के बैठे थे, बागवान उम्मीद जता रहे थे कि अच्छी फसल सेबों की होगी, क्योंकि एक अनुकूल वातावरण उनको सर्दियों में मिला था इस बार, लेकिन वो वातावरण जो है अभी तक बरकरार है। मई माह शुरू हो चुका है, लेकिन जनवरी का जो एहसास है वो नहीं जा रहा है। यहाँ पे तापमान में भारी गिरावट है, तो ऐसे में जरूर जो सेब की फसल है वो प्रभावित हो रही है, अन्य जो फसलें वो बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जो किसानों और बागवानों को इससे काफी जो मुश्किल है उनको सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा मौसम विभाग की माने तो यातायात भी प्रभावित हो सकता है, वहाँ उससे भी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सुरक्षा के उपाय जल्द से जल्द करें, और लोगों को भी चेतावनी जारी की गई है कि बिना टाइम से जो ना जाए, और आइसोलेटेड प्लेसेस जो है उनकी तरफ ना, टूरिस्टों को भी सख्त हिदायत दी गई कि उस पर ना जाए, और स्थानीय लोगों को भी कहा गया है कि आइसोलेटेड प्लेसेस की तरफ जाने से बचें, ऊंचाई वाली जगहों पर जाने से बचें, और बिना काम अगर आपका बहुत जरूरी काम नहीं है तो घरों से ना ही निकले। जी टीना जी, जिस तरीके से अगर हम प्रदेश के जिलों की बात करें या तापमान की बात करें, तो किस जिले में तापमान जो है अभी क्या मापा जा रहा है? जी देखिए, संग्रह है सिरमौर में, वहाँ पे और शिमला में जो भारी बारिश हुई है, वहाँ पे जो न्यूनतम तापमान है वो काफी इसमें गिरावट दर्ज की गई है। केलांग में सबसे न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है 0.1 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान बिलासपुर में पिछले कल 36.5 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया था। पूरा का पूरा अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें, सामान्य से 4 से 5 डिग्री कम चल रहा है, और अधिकतम तापमान 20 सामान्य से 4 डिग्री कम रहने की संभावना है। और इस तरह के जो मौसम है काफी जो है सर्द मौसम यहाँ पर हो रहा है। और राजधानी शिमला की बात करें, यहाँ पे न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है, सुंदरनगर में 13.6 है, सोलन में 11.4, कल्पा की बात करें 4.2 यहाँ पे दर्ज किया गया, मनाली में 6.6 था, कांगड़ा में 15.3, कुफरी में 8.6, नारकंडा में 7.1, धर्मशाला में 15.2 और डलहौजी में 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो आप ये देखेंगे कि मई माह में जिस तरह का तापमान रिकॉर्ड किया जाता था उससे काफी नीचे ये न्यूनतम तापमान इस बार दर्ज किया जा रहा है। जी टीना ठाकुर जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की ओर। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र के मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी जो है महाराष्ट्र में सुनी, और वहां पर शाह ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने आज 100वां एपिसोड पूरा कर लिया है, जो प्रभावशाली नेतृत्व उदाहरण के साथ एक शानदार निशान पर छोड़ गए हैं। मैंने मुंबई के में मन की बात कार्यक्रम के 100वां एपिसोड वहां पर सुना और उपलब्धियां हासिल करने वाले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों से युवा पीढ़ी को लिए राष्ट्र के नीतियों को संभालने और सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरणा साबित हुई है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से मोदी संदेश देते हैं जो देश के कोने कोने में लोग और सरकार के बीच पुल बनाने का काम करते हैं। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि कई क्षेत्रों में भाषाओं और बोलियों पर संवाद मंच को लेकर मोदी पर भारत के सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत किया गया है। और वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समेत तमाम पार्टी के नेताओं के साथ मुंबई में मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुना। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड जो है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यक्रम थे या आयोजन ये कहें वो सफल होते हुए नजर आए, और इसी बीच महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ अमित शाह जो है उनके द्वारा 100वें एपिसोड को सुना गया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना से प्रेरित मन की बात को पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व कल सुना। और इस दौरान सबसे अहम बात रही कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नॉर्थ मुंबई उत्तर मुंबई में मौजूद रहे। उन्होंने विले पार्ले के एक स्टूडियो में बैठकर मन की बात सुनी।
और इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उत्तर मुंबई के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। और सबसे अहम बात कि उन्होंने कहा कि मन की बात के सबसे जो धन्यवादकार है उन्हें वो है श्रोतागण को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि मन की बात को सुनने के लिए जिस तरह से लोगों को यह उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एपिसोड में ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले आविष्कार, ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली कुछ नई तकनीकी और देश को जोड़ने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया, देश को जोड़ने वाले प्रयोगों को उन्होंने किया, जिससे देश जुड़ता गया। जी सत्य प्रकाश, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए सभी उत्साहित नजर आ रहे थे, काफी खुश नजर आ रहे थे, और इसी बीच अमित शाह के द्वारा ये बात कही गई कि देश के कोने कोने से लोग जो है सुनने के लिए उत्साहित थे। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का जो कार्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं पुल निर्माण का कार्य किया गया, या फिर ये कहे कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा मन की बात साबित होती है। देखिए, बिल्कुल युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत ये मन की बात तो है ही। हर भारतीय के लिए बड़ी बात है कि मन की बात के माध्यम से कई ऐसे आविष्कारों को जानने, सुनने और समझने का मौका मिला, कई ऐसी जो है सिस्टम को समझने का मौका मिला जो कहीं कहीं हमारे देश के युवाओं के लिए बेहद प्रेरणादायक है। ऐसे में चाहे वो ऑर्गन्स डोनेशन की बात हो, या फिर ब्लड डोनेशन की बात हो, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे मोटे आविष्कार कारक जो व्यक्ति है उनके बारे में जानकारी ले, तो इस तरह के तमाम चीजें जो है मन की बात के माध्यम से बताया गया और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी रहा। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से लड़कियों को बढ़ावा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी उनके द्वारा कई बार चलाया गया और हमेशा से प्राथमिकता देते हैं। लेकिन इसी बीच एक बात उनके द्वारा ये भी कही थी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा का जिक्र हुआ, छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को इस बार भी 100वें एपिसोड में भी प्राथमिकता दी गई। बिल्कुल, देखिए हरियाणा की बेटियों के बारे में जिक्र होना एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अलावा शिक्षा पर बढ़ावा दिया, इसके बाद उन्होंने योगा को भी जो है आज देश में फैलाया और लगातार योगा डे के तौर पर आज देश पूरा मना रहा है। स्वच्छता अभियान को उन्होंने प्राथमिकता दी, स्वच्छ भारत अभियान का नाम दिए, घर घर बिजली घर घर रास्ते का उन्होंने जो है बात की, जिससे अब लोगों के जहन में घर घर रास्ते और बिजली की बात होने लगी। तो इस तरह की तमाम चीजें जो है मन की बात के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई गई, उसका प्रभाव और स्वभाव क्या होगा उस पर चर्चा की गई, जिससे आज लोगों को मन की बात सुनने के लिए प्रेरणादायक और जो है उत्कृष्ट तैयार रहते हैं। सत्य प्रकाश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मन की बात सुनने के बाद एक बात उनके द्वारा स्पष्ट कर दी गई कि युवा पीढ़ी जो है अब राष्ट्र को संभालेगी। तो कहीं ना कहीं ये उनके द्वारा साफ कर दिया गया है कि नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को एक संदेश के माध्यम से युवाओं के लिए काफी प्रेरणादायक साबित होता है। बिल्कुल, देखिए मन की बात कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें रखी और कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, युवा पीढ़ी से लेकर जो सीनियर सिटीजन के लिए किस तरह का रख रखाव बचाव होना चाहिए, इसके अलावा देश के विकास में किन लोगों का अहम योगदान है, किन लोगों ने अपने जो है अपने जान की बलि देकर जो है कहीं कहीं देश के लिए कुछ किया, इस तरह के तमाम आविष्कारों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संकलित उन सब जो उनके लिए विभाग बनाए गए थे उन तमाम विभागों के बारे में जानकारी दी, तो जाहिर तौर पर एक कहीं के प्रेरणादायक ही रहा है। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल ने मन की बात कार्यक्रम को सुना और उसी दौरान के एकनाथ शिंदे भी वहां पर मौजूद थे, बात करें डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद थे, तो क्या उसके मन की बात सुनने के बाद उनके द्वारा कोई बयान जारी किया गया या फिर लोगों को उनके द्वारा कोई संदेश दिया गया? देखिए, संदेश यही है कि किस तरह से आज पूरा देश मन की बात का 100वां एपिसोड सुन रहा है और हर कोई इससे प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस कार्यक्रम को कहीं कहीं ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में थी और इसके अलावा गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसको नाम डालने की कोशिश की गई। हालांकि यही वजह है कि सिर्फ मुंबई में 5000 से ज्यादा कार्यक्रम ऐसे किए गए जिसमें बड़ी संख्या में श्रोताओं ने भाग लिया और ऐसे कई भी कार्यक्रम किए गए जहां पर
तमाम वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं और महिलाओं का स्वागत किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। महिलाओं को साड़ी वितरण किया गया और कई जगहों पे देखा गया कि उन्हें जो है ऑटो रिक्शा चालकों के लिए सम्मानित के तौर पर उन्हें यूनिफॉर्म दिया गया। तो इस तरह की तमाम जो है अलग अलग चीजें भी देखने को मिली, जो मन की बात के दौरान देखने को मिली। सत्यप्रकाश, अगर बात करें महाराष्ट्र की राजनीति की, तो कहीं ना कहीं मन की बात कार्यक्रम के सुनने के बाद क्या राजनीति में भी यहाँ पर अब चेंजेस दिखाई देंगे या फिर कोई प्रभाव वहां पर दिखाई देगा? भारतीय जनता पार्टी हर उस मुद्दे को भुनाना चाहती है जो उनके हाथ में आता है। लिहाजा मन की बात के 100वें एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी ने खूब इसकी सराहना की और खूब शक्ति प्रदर्शन किया। मन की बात के दौरान जो कार्यक्रम हुए उनमें तमाम लोगों को बुलाया गया। खास बात है कि उनके लिए विशेष व्यवस्था, चाहे वो सेट की हो, चाहे पेयजल की हो, चाहे वो नाश्ते की भी हो, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई। जी सत्यप्रकाश सोनी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करेंगे उत्तराखंड की ओर। आपको बता दें, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 अप्रैल से 3 मई तक के लिए मौसम का मिजाज बदला रहेगा और इसी के साथ उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट है। विक्रम सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा समेत पहाड़ी क्षेत्रों में 2 से 3 फीट की बर्फबारी हो सकती है और साथ ही मैदानी जिलों में 3 मई तक बारिश होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है और वहीं पर्वतीय क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो रही है और वहीं निचले इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर बारिश हो रही है और इस बेमौसम बारिश से लोग परेशान हो रहे हैं और वही बारिश से खेत खलियान जो है और हाईवे जलमग्न होते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं बारिश ने खेतों और खलियानों में पानी भर दिया है और वही अचानक हुई बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। साथ ही बारिश से किसानों के गन्ने की फसल को भी काफी लाभ दिखाई देगा। तो वही गनीमत ये भी बताई जा रही है कि किसानों की गेहूं की फसल जो है वो कट चुकी है, लेकिन अगर नहीं कटती तो शायद गेहूं की फसल काफी नुकसानदायक साबित होती। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, उत्तराखंड की अगर मौसम की बात करें तो ये धूप वाले दिनों में ये बेमौसम बारिश कैसा असर जो है उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में जो बदलता मौसम है उसने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है, क्योंकि यहाँ पर बात की जाए अप्रैल का माह जा चुका है, मई की खरीदारी हो गई है, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक यहाँ पर मौसम खराब हो जाने के कारण अब पूरे उत्तराखंड में जो लोग हैं वो बेहद परेशान है। हालांकि जो यहाँ पर गेहूं की जो फसल थी वो हालांकि यहाँ पर अभी काट ली गई, लेकिन इससे पहले भी मौसम जो लगातार खराब था उससे भी यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। यहाँ पर लगातार लोग परेशान है क्योंकि लोगों को रोजमर्रा के काम करने में दिक्कतें यहाँ पर हो रही। उधर चारधाम यात्रा क्योंकि सुचारू रूप से चल चुकी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते वो भी यहाँ पर रोक दी गई है और जो नगर में पर उससे आगे अभी जाने के लिए फिलहाल श्रद्धालुओं को मना कर दिया गया है, क्योंकि अत्यधिक यहाँ पर जो ऊंचे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और निचले इलाकों में यहाँ पर बारिश का दौर जारी है। तो उसको लेकर के यहाँ पर जो मौसम विभाग की जो यहाँ पर चेतावनी थी वो साबित हुई है और आगे 2 से 3 दिन लगातार मौसम खराब हो सकता है। उसको लेकर एहतियातन यहाँ पर सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा भी रोकी गई है और वही जो लोग हैं जो निचले इलाकों में जो रहते हैं, जो यहाँ पर जो तराई के इलाके में जो लोग रहते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। उसको लेकर के लोग परेशान है और यहाँ पर जो जल्द से जल्द मौसम को ठीक यहाँ पर हो उसको लेकर लगातार लोग दुआएं कर रहे हैं और उसको लेकर भी लगातार चीजें सामने आ रही है। जी अमित, जिस तरीके से चारधाम यात्रा पर भी बारिश का असर जो है वो देखने को मिला और कहीं ना कहीं केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है, तो इस वजह से जो है रजिस्ट्रेशन भी रोक दिए गए। तो क्या संभावना है कि अब जो मौसम बदलने की संभावना है कब तक की जताई जा रही है?
बिल्कुल देखिए, चारधाम यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और क्योंकि जो यहाँ के जो रास्ते हैं वो काफी दुर्गम है और लगातार बर्फबारी और बारिश के चलते यहाँ पर जो फिसलन लगातार बढ़ रही है, लोगों को दिक्कतें ना हो, लोग परेशानी में ना रहे, उसको लेकर के एहतियातन तौर पे यहाँ पर सरकार की तरफ से यात्रा रोकी गई है। श्रीनगर से आगे यात्रा नहीं बढ़ पाएगी 2-3 दिनों के लिए, क्योंकि जब तक मौसम खराब है उसको लेकर के यहाँ पर तैयारी की है। और श्रीनगर में क्योंकि रुकने की व्यवस्था है, यहाँ पर श्रद्धालुओं की पूरी तरीके से कोई कठिनाई नहीं होगी। यहाँ पर श्रद्धालुओं को ये दावा किया जाएगा सरकार की तरफ से, इससे श्रीनगर से आगे अभी यात्री नहीं जा पाएंगे 2-3 दिन के लिए, और उसको लेकर के सरकार लगातार तैयारी कर रही है। चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है और क्योंकि मौसम अत्यधिक खराब है, इसके चलते रजिस्ट्रेशन भी रोके गए हैं और 2-3 दिनों तक ये मौसम क्योंकि खराब रहेगा तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे, लेकिन आगे जरूर सुचारू रूप से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी मौसम के चलते यात्रा रोकी गई है और श्रद्धालुओं को लगातार यहाँ पर एहतियात बरतने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। जी अमित, जिस तरीके से चारधाम यात्रा में कभी लगभग 2 से 3 फीट की बर्फबारी हुई है और कहीं ना कहीं मैदानी क्षेत्र में भी बारिश लगातार जारी है, तो अगर हम सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो क्या एक्शन उनके द्वारा लिए जा रहे हैं? बिल्कुल देखिए, पूरे उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार मौसम जो करवट बदल चुका है, कल से लगातार यहाँ पर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और जो ऊंचे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर लगातार बर्फबारी, चारधाम यात्रा इससे खासा प्रभावित हुआ है और जो यहाँ पर दूर जगह है, पहाड़ी इलाके, वहाँ लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। उसको देखते हुए यहाँ पर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जरूरत जो एहतियातन जो कदम है वो उठाए गए हैं, इंतजाम की टीम लगाई गई है और किसी प्रकार से कोई दिक्कतें ना हो, मार्ग अवरुद्ध ना हो, उसको लेकर के जेसीबी वगैरह की व्यवस्था की गई है और लगातार एहतियात बरतने की यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से अधिकारियों को। अधिकारी लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं उन सभी जगह पे जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की जहाँ पर घटनाएं ज्यादा बढ़ती हैं और यात्रा अवरुद्ध होती है, उसको लेकर दिक्कतें यहाँ पर ना हो, ये कहीं ना कहीं लगातार तैयारी की जा रही है। चारधाम यात्रा के जो रूट्स है उन रूटों पे यहाँ पर दिक्कतें ना हो, उसको लेकर के श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, ये भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है और पूरी तरीके से यात्रा में बाधा ना पहुंचे और जो लोग हैं दिक्कत ना हो लेकर के सरकार लगातार कार्य कर रही है और लगातार अधिकारी को निर्देशित यहाँ पर लगातार किया। जी अमित चौधरी, लगातार उत्तराखंड में मौसम का दौर जारी है, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की और आपको बता दें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राजधानी रायपुर का दौरा आज है और वहां पर रायपुर में श्रमिक सम्मेलन और कांकेर में आयोजित कर्मा महोत्सव में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 12 बजे राजधानी रायपुर में के साइंस कॉलेज में वहां पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर आयोजित श्रमिक सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री इसके पश्चात दोपहर 2:10 पर रायपुर के पुलिस हेलीपैड पर वहां पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद 2:55 पर मेला गाठा मैदान में साहू समाज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव और लोकार्पण कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। और इसी बीच मुख्यमंत्री शाम 5:05 पर पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर से लौट आएंगे। तो फिलहाल हमारा स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में इतना ही। तमाम ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।